हमें बोला है कि रोकना है तो कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हैं? थर्ड इक्वेशन। जब भी रोकने की बात हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स की बात हो या रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में, जब भी रोकने की बात हो और एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका पवन विजय पीवी सर फिर आपके बीच में आया हूँ योद्धा सीरीज में। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन के टॉपिक का पीवाई के थ्रू हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और फिर उसके हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन। डेफिनेटली 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाने हैं, तो इन टॉपिक्स में आप पीवाई के थ्रू रिवाइज कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए साथ में, और उनके रिलेटेड जो भी की कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं आपको की कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए मोशन के नीट चैनल के साथ, और इसी तरह से स्टार्ट करते हैं अपन सेंटर मास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बेसिकली आपको बोल रहा है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड 5m आर रेडियस r into r रिलीज इन फ्री स्पेस with initial separation between their centers equal to 12r। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन। ठीक है। और अगर अपन बात करें हिंदी में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो यहाँ पर बेसिकली गोलाकार ब्लॉक जिनका द्रव्यमान m तथा 5m और त्रिज्या r तथा 2r है, इनको प्रारंभ में एक साथ छोड़ा जाता है। दोनों ब्लॉक एक दूसरे के केंद्र से 12r दूरी पर है। तो गुरुत्वीय बल की वजह से अगर ये आकर्षित होते हैं तो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है कि टक्कर से पहले जो छोटा वाला ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक, वो कितनी दूरी तय करेगा। ये हमें सवाल में पूछा हुआ है। तो आप ध्यान समझे सवाल को किस तरह से सॉल्व करना होता है, या इस सवाल का जो बेसिकली की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, बेसिकली आपके पास दो स्फीयर है, एक का मास तो कैपिटल M है और एक दूसरा स्फीयर है जिसका मास 5m है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 12r। कितनी गिवन है? 12r। दूसरी बात, इसका रेडियस जो गिवन है वो r गिवन है, जबकि इस वाले गोले का जो रेडियस गिवन है वो कितना गिवन है? 2r गिवन है इसका रेडियस। ठीक। अब बेसिकली दोनों ड्यू टू अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनिशियली रेस्ट पर और फिर ड्यू टू अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ मूव करने स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इस सवाल का जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट इज व्हाट, की कॉन्सेप्ट जो है सवाल का वो ये कि इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम पर क्या कर सकते हैं हम? सिंपली m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये रिलेशन जो हम लिख रहे हैं ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सिस्टम पर कोई जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहेगा? रेस्ट करेगा। दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर अपन समझें तो इसका मास m अगर कंसीडर कर रहे हैं, m गिवन है, और डेल्टा x1 फॉर एग्जांपल इनका जो मूवमेंट हो गया वो ऑब्वियसली ज़्यादा मूव कौन करने वाला है? जिसका मास कम है, क्योंकि सेंटर मास जो सिस्टम का सेंटर मास होगा फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितनी डिस्टेंस मूव किया, फॉर एग्जांपल x डिस्टेंस मूव किया। ऑलराइट, तो इसमें जो डेल्टा x1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? बेसिकली x हमने अज्यूम कर लिया, यही हमें कैलकुलेट करना है कि स्मॉलर मास कितना मूव करेगा, प्लस m2 विल बी 5m और डेल्टा एक्स टू देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस 12r है। अगर आपने गलती से डेल्टा x2 की वैल्यू 12r माइनस एक्स लिख दी है तो आपका आंसर गलत आने वाला है। क्यों गलत आने वाला है? ध्यान समझिए कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब मूव करेंगे तो क्या होगा? इस पोजीशन पर आकर क्या हो जाएंगे? ये रुक जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो बेसिकली जो डिस्टेंस मूव करेंगे वो डिस्टेंस कितनी मूव करनी है? 9r मूव करी दोनों का मूव, क्योंकि इनका रेडियस r और 2r है। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस इनके बीच का वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 9r। तो आप ध्यान समझो, डेल्टा x2 आपको 12r माइनस एक्स नहीं लिखना है, डेल्टा x2 लिखना है 9r माइनस एक्स, और वो भी साइन कन्वेंशन के साथ। अगर यहाँ भी आपने साइन कन्वेंशन ध्यान नहीं रखा तो आपका आंसर गलत आने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 9r माइनस एक्स। बस अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन और ये हो जाएगा 9r माइनस एक्स। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर mx है और ये कितना है 45mr और ये 5mx। तो mx और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6mx इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 6mx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 40mr, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 45mr। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो x विल बी 45/6r। तो आंसर विल बी 7.5r होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्क्रीन को पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है और आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। इस बात को ध्यान रखिए कि आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, कौन सा विकल्प सही है, ये आपसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले अगर अपन ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। मतलब जो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड होता है, मतलब द्रव्यमान केंद्र गुरुत्व केंद्र के हमेशा संपाती होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, हमेशा कोइंसाइड नहीं करेगा। जबकि क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट्स पर भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड अगर अलग है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और ग्रेविटेशनल फील्ड अगर सेम है तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो हुआ वो इनकरेक्ट हुआ। अगर अपन बात करें बी ऑप्शन की, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। बेसिकली सही है कि सेंटर ऑफ मास पर जो नेट टॉर्क है वो क्या होता है, जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। हिंदी में बात करें, किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जहां पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। ये बिल्कुल, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी बॉडी पर एक कपल फोर्स इंट्रोड्यूस होता है तो सिर्फ वहां पर कौन सा मोशन होता है, रोटेशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता। तो ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पर भी देख लीजिए। और लास्ट ऑप्शन डी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट। देखो मैकेनिकल एडवांटेज जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक लाभ, क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इसको शॉर्ट में एम ए बोलते हैं। तो ये होता है लोड अपॉन एफर्ट। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है, दैट मीन्स लोड जो है ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाएंगे कम एफर्ट पे। तो ये ऑप्शन जो है स्मॉल एफर्ट पर ज़्यादा आप अपलिफ्ट कर पाते हैं। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी और डी। तो ऐसा ऑप्शन जो है जिसमें बी और डी है वो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ही है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा सवाल। देखिए बेसिकली सवाल में बोला है मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। m द्रव्यमान का एक गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के दूसरे जो विराम पर रखा है उस गुटके से जाके टकराता है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर टक्कर के पश्चात हल्का गुटका विराम पर आ जाता है, यदि हल्के गुटके का आरंभिक वेग v है तो प्रत्यास्थ गुणांक e का मान ज्ञात करना है। बेसिकली प्रत्यास्थ गुणांक e से रिलेटेड अगर आपको फॉर्मूला याद हो रहा हो तो नहीं, ठीक नहीं तो मैं बताता हूँ, v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, ये फॉर्मूला होता है। अब कंडीशन को ध्यान समझे तो क्या कंडीशन गिवन है, एक ब्लॉक या बॉल ले लेते हैं जिसका मास m है, ये मूव करी कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से, और एक दूसरा हैवी पार्टिकल है जो 4m जिसका जो क्या है रेस्ट पर है, दैट मीन्स विराम पर है इनिशियली। अब क्या बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट यहाँ पर जो करना है, ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और बोला है कि आफ्टर कोलिजन जो एम वाला ब्लॉक है, एम वाला पार्टिकल है, उसकी रफ्तार कितनी जाती है, जीरो जाती है, दैट मीन्स v1 जीरो है। तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, v2, क्योंकि आपको v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 इस फॉर्मूले में v2 v1 की वैल्यू पुट करनी। ध्यान समझे तो u1 तो आपको कितना गिवन है v, u2 कितना है जीरो है, v1 कितना है जीरो, v2 निकालना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर अपन लगाते हैं तो प्रारंभिक संवेग कितना होगा सर, प्रारंभिक संवेग होगा mv प्लस इसका संवेग हो जाएगा 4m इंटू जीरो, और बाद में ये वाला क्या हो गया, रेस्ट पर आ गया, तो m इंटू जीरो और 4m की रफ्तार हमें निकालनी है, तो 4m इंटू v2। तो यहाँ से आप ध्यान समझे तो m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 विल भी कितना हो जाएगा सर, v2 विल भी हो जाएगा v/4। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं। तो v2 कितना v/4, v1 कितना जीरो, ध्यान से देखिए v1 कितना है जीरो है, क्वेश्चन में बोला u1 कितना है v गिवन है, और u2 कितना जीरो। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, 1/4, 1/4 विल बी 0.25। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो सेकेंड ऑप्शन को राइट टिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। फिर से एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, कोलिजन से रिलेटेड एक बढ़िया सवाल देखिए, पेपर में पूछा गया है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला है सवाल में, बॉडी कैपिटल A ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी कैपिटल B ऑफ मास 2m एट रेस्ट, द कोलिजन
is head on the elastic in nature. After collision the fraction of energy lost by the colliding body capital A is, ठीक, हिंदी में पढ़े, यू चाल से गतिमान 4m द्रव्यमान की वस्तु A विराम पर 2m द्रव्यमान की अन्य वस्तु B के साथ टक्कर करती है। टक्कर सम्मुख तथा प्रकृति में प्रत्यास्थ से टक्कर के पश्चात टक्कर करने वाली वस्तु A द्वारा हास ऊर्जा का भाग क्या होगा। देखिए इस सवाल के लिए बेसिकली अपन सबसे पहली बात तो इसके सवाल के की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात हम यहाँ पर समझें तो हमसे जो पूछा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। तो किसी भी चीज में फ्रैक्शन चेंज हमें कैलकुलेट करना होता है। फ्रैक्शन चेंज या फ्रैक्शन लॉस की अगर हम बात करें, कोई भी क्वांटिटी में जब भी आपको फ्रैक्शन लॉस, जैसे अपन बोलते हैं भिन्नात्मक हानि, हिंदी में अगर बात करें तो भिन्नात्मक हानि अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो फ्रैक्शन लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल। किसी भी क्वांटिटी का जब भी आपको फ्रैक्शन लॉस कैलकुलेट करना है तो उस क्वांटिटी का, जैसे अपन बात करें फ्रैक्शन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला बन जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से किसी भी क्वांटिटी का आपका फ्रैक्शन लॉस कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ गया इस सवाल का की कॉन्सेप्ट। तो आप ध्यान समझो तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हुआ, मैं उसको अज्यूम कर लूँ हाफ एम u1 स्क्वायर। अच्छा ध्यान से समझिए तो यहाँ पर जो कोलिजन है इस सवाल के लिए और की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन है मतलब ई की वैल्यू कितनी है 1। अगर मैं सिस्टम की एनर्जी में लॉस कैलकुलेट करता हूँ, सिस्टम की एनर्जी में लॉस नहीं होगा, वो आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। बट यहाँ पर आपसे जो पूछा हुआ है कोलिजन कैपिटल ए, मतलब जो कैपिटल ए वाली बॉल है या पार्टिकल है उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन लॉस उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ऑब्वियसली कि जब एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहा होगा, उसे टकरा रहा होगा, तो वहाँ पर उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, मोमेंटम में चेंजेस हो रहे होंगे। बट नेट सिस्टम की जो मोमेंटम है और नेट सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व होगी इलास्टिक कोलिजन के केसेस में। तो हमें एक पार्टिकल जो है कैपिटल ए उसकी एनर्जी में कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन लॉस। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो आप ध्यान समझिए तो पूरी इक्वेशन में से हाफ m1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, अच्छा यहाँ पर u1 स्क्वायर होगा, तो u1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो u1 स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे से भी u1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनली फ्रैक्शन लॉस आपके पास आएगा वो आएगा 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। ये फ्रैक्शन लॉस या भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा में हानि जो हमें कैलकुलेट करनी है सही। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ। अब बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, v1 और v1 में रिलेशन। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए v1 का जो रिलेशन होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए, मस्त है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब अगर आप ध्यान से समझो तो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, m1 माइनस m2। अच्छा जो मासेस के रेशियो हैं m1 m2 और m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और u1 इधर शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि u2 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि दूसरा पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करके सोल्व करेंगे तो फाइनली सोल्व करने पर जो है आंसर आता है यहाँ पे 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो मेरा सजेशन आपको ये कि ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें ताकि जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके क्या कर लें, सवाल को सोल्व कर लें। तो इन शॉर्ट आपको इस तरह के सवालों के लिए जब भी फ्रैक्शन लॉस पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। जब भी
एक पार्टिकल रेस्ट पर और दूसरा पार्टिकल मूविंग है और फ्रैक्शन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है किसी एक सिंगल पार्टिकल के, तो 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए ताकि आप सवाल को जल्दी अप्रोच कर पाइए। तो अपन ने बेसिकली डिस्कस किया कॉन्सेप्ट को, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान समझिए, तो स्मॉल m, एक मास तो कितना है 4m और दूसरा मास कितना है 2m, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 4 इंटू 2m अपॉन 4 प्लस 2 6m का होल स्क्वायर मतलब 36m स्क्वायर नीचे हो जाएगा। आप ध्यान समझो तो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर है आपके पास ये 36 इंटू 2 72, ध्यान समझो 16 इंटू 2 32 अपॉन 36, 32 अपॉन 36, 32 अपॉन 36 को कैंसिल आउट करें 8 से तो या 4 से कैंसिल आउट कर दे तो 8 अपॉन 9, तो फ्रैक्शन लॉस हो जाएगा। आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। और स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, आपने ट्राई किया होगा। देखिए इस सवाल में बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इस सवाल के लिए की कॉन्सेप्ट जो है, आपको की कॉन्सेप्ट क्या मालूम होना चाहिए कि जब भी आपको दो पार्टिकल्स हो, सिर्फ दो पार्टिकल्स के लिए की कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से किसी डिस्टेंस r पर गिवन है, आपको कोई कोऑर्डिनेट्स भी नहीं गिवन है। तो फॉर एग्जांपल इनका सेंटर मास यहाँ पर कहीं है, तो यहाँ पर अगर सेंटर मास है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है r1 है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है r2 है ना। m1 से डिस्टेंस r1 है, m2 से डिस्टेंस r2 है। तो आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि r1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r इनके बीच की डिस्टेंस है। और इसी तरह से r2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, r2 विल बी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू स्मॉल r। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर मास की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक पार्टिकल से, जबकि आपको कोऑर्डिनेट्स या उनके कुछ बारे में पोजीशंस वगैरह नहीं गिवन है, उनके बीच की सिर्फ डिस्टेंस गिवन है। तो आपसे सवाल में बोला कि दो आपके पास पार्टिकल है 5 और 10 जो एक थ्रेड से कनेक्टेड, और वो कितनी 5 kg से आपको क्या पूछिए, द्रव्यमान केंद्र की दूरी पूछी है। दैट मीन्स अपन को सेंटर मास की डिस्टेंस निकालनी है, r1 निकालनी है। तो r1, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें r1, m2 कितना, m2 है 10, m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 10 इंटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, आपको गिवन है 1 मीटर का थ्रेड इंटू 1। तो यहाँ से सॉल्व करें 10 अपॉन 15 इंटू 1, ये हो जाएगा कितना बेसिकली 2/3। और ये 2/3 हमारे पास आंसर जो है मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 डिवाइड बाई 3, तो 200 डिवाइड बाई 3 अप्रोक्स 66 पॉइंट समथिंग। तो उसके नियर बाई जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 67 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान से सवाल होते हैं, ये रिलेशन आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आपसे यहाँ पर अगर 5 kg की जगह 10 kg से पूछा होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा सवाल। देखिए सवाल में आपको बोला है कि आपके पास जो कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, मतलब आवेग का परिमाण ज्ञात करना है। एक बॉल को ऊपर से गिराया, सिंपल सा सवाल है कि जब किसी बॉल को किसी हाइट से गिराया जाता है तो ये बॉल टकरा कर वापस जाती है। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी, आवेग या इम्पल्स जो होता है वो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो सिंपली आपको सोल्व करना है वो कितना है 2mu, क्योंकि mu से टकराएगा वापस mu से वापस रिफ्लेक्ट होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीच में। डेल्टा पी में ध्यान रखें हमेशा, साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना है, अगर नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो पूरे डायरेक्शन को माइनस लेंगे, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो खैर यहाँ पर अपन को u कैलकुलेट करना है। u कैलकुलेट करना में आसान है कि एक बॉल को यहाँ से रिलीज किया, कितनी हाइट से रिलीज किया, 10 मीटर से रिलीज किया। तो यहाँ पर रफ्तार जो जस्ट बिफोर स्ट्राइक रफ्तार जो होगी वो √2gh होगी, ये ध्यान रखना है। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स 2 × 10 × 10, ये हो गया हमारे पास √200। अब सिंपली आई जो कैलकुलेट करना है 2mu, दैट मीन्स 2 इंटू मास कितना गिवन है, सर मास की वैल्यू गिवन है 0.15 इंटू अंडर में 200। 200 से बाहर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू √2, तो बेसिकली हो जाएगा 3 इंटू √2, तो 4.2 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द फाइनल आंसर। थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पोज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, इस सवाल का की कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से वैसे सवाल है। दो मास नेग्लिजिबल मास की रोड से कनेक्टेड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। तो
किससे डिस्टेंस पूछी, 10 kg से डिस्टेंस पूछी, दैट मीन्स r1 हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। तो m2 कितना हो गया, m2 हो गया 20, दैट मीन्स 20 और ये 10 प्लस 20 इंटू दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने गिवन है, 10 गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 20 डिवाइड बाई 30 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 20/3 मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। बहुत आसान सा सवाल, यानी 2022 में पूछा हुआ सवाल। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के फॉर्मूलाज आपको मालूम है तो जल्दी से सवाल को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं अगला सवाल। फिर से एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बेसिकली आपको बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड सवाल है, और बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड सवाल के ये जो की कॉन्सेप्ट है सवाल से रिलेटेड, वो की कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए सवाल में बोला है कि शेल ऑफ मास m is rest initially explode in 3 fragments 2:2:1 if the fragments having equal mass mutually perpendicular with speed v, the speed of third पार्ट इज। बेसिकली इस सवाल से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट को समझिए। की कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि सपोज आपके पास एक बॉम्ब है जो इनिशियली रेस्ट पर ही एक्सप्लोड हो रहा है और 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है। तो 3 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, 2 पार्ट जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मास है 2:2:1 गिवन है, तो 2 2 4 और 1 5 5 एम मैं एज्यूम कर लेता हूँ ताकि उससे आसान रहेगा। तो ये वाला मास कितना हो जाएगा 2m, और ये वाला मास कितना हो जाएगा m। ये रफ्तार इसकी v और ये रफ्तार इसकी v, इस तरह से परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। देखो सवाल में लिखा हुआ कि लंबवत गति करते हैं, द्रव्यमान एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में गति करते हैं। तो तीसरे द्रव्यमान का आपको वेग बताना है। तो सवाल को सोल्व करना आसान होता है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है, फाइनली क्या है, मूविंग है, इस तरह से। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम, तीसरा वाला जो पार्टिकल है जिसका रेशो 1 गिवन है वो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो मोमेंटम अगर लिखें तो P1 प्लस P2 प्लस P3, इनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ से P3 कैलकुलेट करेंगे तो P3 विल बी माइनस ऑफ P1 प्लस P2, माइनस ऑफ P1 प्लस P2। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है P3 का, तो P3 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना होगा, अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों जो मोमेंटम है, आप ध्यान समझे, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मोमेंटम इस तरह से लिखा। P3 को हम लिख सकते हैं m3v3, दैट विल बी अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो यहाँ से V3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो V3 विल बी अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन m3। तो आप ध्यान रखें, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन और एक पार्ट 3 पार्ट में एक्सप्लोड होता है, एक बॉम्ब 3 पार्ट में एक्सप्लोड होता है, 2 पार्ट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। V3 इज इक्वल टू अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर डिवाइड बाई m3। अब ध्यान समझिए, सवाल में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन से सवाल को सोल्व करें तो V3 इज इक्वल टू अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो P1 कितना लिख सकते हैं, मासेस का रेशियो 2m और m मैं ले लेता हूँ, तो स्पीड कितनी है v, इसका होल स्क्वायर प्लस 2mv का होल स्क्वायर अपॉन लास्ट वाला जो पार्ट है 3, उसका मास कितना m, क्योंकि रेशो 2:2:1 गिवन है। तो आप ध्यान समझे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये जाएगा अंडर रूट में 8m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m से m कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर आके, और ये बन जाएगा 2√2v। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नीट 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो इस सवाल से रिलेटेड जो बेसिकली की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए ताकि आप सवाल को जल्दी और टाइम लिमिट में अप्रोच कर पाएँ। ठीक, तो ये था आपका सेंटर मास उससे रिलेटेड सवाल। आई होप आप सवाल प्रैक्टिस किए होंगे और टाइम लिमिट में आपने सवाल सोल्व किए होंगे। तो बने रहिए मोशन के नीट चैनल के साथ। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोटेशनल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 सवाल आने के चांसेस है, मतलब मिनिमम 1 सवाल तो आना तय है, ये मानिए, और बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज भी रखता है नीट पर। और दूसरी बात, यहाँ पर अपन जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस की सीक्वेंस इस तरह से होगी, जो चैप्टर का फ्लो रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन, उसके बेस्ट सवाल अपन यहाँ पर PYQ के जो पूछे हुए सवाल है वो डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए क्वेश्चन बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज एट रेस्ट, इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड passes थ्रू इट्स सेंटर. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square.
द इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लेकर देखिए क्या लिखा हुआ है। विरामावस्था से स्थित 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई एक समान वृत्ताकार डिस्क अपने तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परिधि घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस डिस्क पर कोई एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसमें 2 रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर नियत त्वरण उत्पन्न करता है। 2 सेकंड के पश्चात मीटर प्रति सेकंड का नेट त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात इस सवाल में जो की कॉन्सेप्ट है, हमें नेट त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? नेट त्वरण निकालना है। देखिए नेट एक्सेलरेशन आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, तो नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछा हुआ और आपको ये टॉर्क उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे कि सपोज सवाल का ध्यान से समझे, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास एक डिस्क है इस तरह से। इस डिस्क का जो रेडियस आपको गिवन है वो रेडियस कितना गिवन है सर? रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा इनिशियल या यू इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, क्वेश्चन में बोला है। विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जो एक्सिस है वो ये है, इस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू इट्स एंड। इट्स सब्जेक्ट टू टॉर्क विच इज प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितना कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं? अल्फा आपको गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछा है। तो नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखिए जब पार्टिकल यहाँ पर आप परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको गिवन है, दैट मीन्स एटी भी है, आप जानते हैं एटी होता है अल्फा आर। एटी क्या होता है? अल्फा आर। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 2 गिवन है। रेडियस आपको गिवन है कितना? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ना बोले तो ये 50/100 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो ए नेट फाइंड आउट करना है। और ए नेट का जो रिलेशन होता है वो होता है अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन AD अपने पास आ चुका है, हमें और क्या चाहिए? AC चाहिए। क्या AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है? यस सर, डेफिनेटली AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब आपको जो चाहिए यहाँ पर वो V चाहिए, तो कितने टाइम बाद? 2 सेकेंड बाद V चाहिए। तो V आप फाइंड आउट कर सकते हैं U प्लस AD से, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर पा रहे हैं। V इज इक्वल टू यू प्लस AD। इनिशियल स्पीड 0 है इसलिए हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। A जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 1 इंटू टाइम आपको गिवन है 2, तो V की वैल्यू कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है सर? रेडियस है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.5 मीटर आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास AC विल बी 4/0.5 दैट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया उसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। बस अब AC और AD हमारे पास आ गए। नेट एक्सेलरेशन हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए AC की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस 80 कितना गिवन है? 80 हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 1 अंडर रूट में 64 प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट में 65, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 8 के, क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है आप ध्यान से समझिए, 8 गिवन है, 7 गिवन है, 6 गिवन है, 3 गिवन है। दैट मीन्स नियर अबाउट आंसर जो है वो कितना आ रहा होगा? 8 पॉइंट समथिंग, तो नियर अबाउट 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बोला है 2 पार्टिकल्स A and B आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस RA and RB with respect to V and VB respectively. Their time period of rotation is the same. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि टाइम पीरियड जो गिवन हो क्या गिवन है? सेम गिवन है, इस बात को ध्यान रखना। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ A टू दैट ऑफ B, आपको एंगुलर स्पीड का रेशियो निकालना है A और B का। अगर हिंदी माध्यम के लिए अपन सवाल को देखें तो क्या लिखा हुआ है? RA और RB त्रिज्या सकेंद्रीय वृत्तों पर 2 कण A और B VA तथा B वेगों से एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। इनके घूर्णन का आवर्तकाल समान है। घूर्णन का क्या समान है? आवर्तकाल समान है। A तथा B की कोणीय चालों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोणीय चालों का अनुपात। तो आप ध्यान से समझे, तो कोणीय चाल और आवर्तकाल, क्या कोणीय चाल और आवर्तकाल में रिलेशन होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो इस सवाल को जो की कॉन्सेप्ट है वो बस इतना सा है कि आपको ओमेगा और टी में रिलेशन मालूम होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को रिलेशन मालूम होता है। आप ध्यान समझिए, तो ओमेगा किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। और टाइम क्या दोनों के लिए सेम है। टाइम अगर सेम है तो क्या ओमेगा भी सेम होगा?
यस डेफिनेटली ओमेगा भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा का रिलेशन भी क्या होगा, 1:1। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नीट 2029 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सा, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन को फिर से पॉज करके ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल। ऑलराइट, आपको सवाल बोला है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज, किसी वृत्त की परिधि पर गतिमान एक पिंड का कोणीय त्वरण होगा। बेसिकली जो कोणीय त्वरण है उसकी दिशा के बारे में आपसे पूछा है, अलोंग द रेडियस ऑफ टूवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द टेंजेंट ऑफ इट्स पोजिशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो सवाल में बात जो हो रही है किसकी बात हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। किसकी बात हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या अल्फा के बारे में पूछना चाह रहा है, यस सर। कोणीय त्वरण, ध्यान समझो तो हिंदी वाले माध्यम के विद्यार्थी, कोणीय त्वरण आपसे पूछा है। तो कोणीय त्वरण क्या आप सब लोग जानते हैं कोणीय त्वरण, क्या कोणीय त्वरण अल्फा एक अक्षीय सदिश राशि है, क्या ये अक्षीय सदिश राशि है, यस सर ये अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश है तो इसकी जो दिशा होगी क्या वो अक्ष के अनुदिश होगी, यस। जो भी अक्षीय सदिश होते हैं हमेशा उनकी जो दिशा होती है या उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसलिए बहुत बेसिक सा सवाल था, फंडामेंटल जो नॉलेज बेस्ड सवाल है कि इसका आंसर 3 सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। एक बार फिर से स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा, बेसिकली बहुत ही बेसिक से सवाल है, ऐसे सवाल आपके क्लास नोट्स में जरूर होंगे, आपने अगर ड्यूरिंग सॉरी ओके। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेसिक सवाल है कि आपको यहाँ पर गिवन है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स। ध्यान समझिए, आपको बोले स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब ये होलो स्फेयर। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, होलो स्फेयर। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये शेल की मतलब होलो स्फेयर की बात कर रहा है ना। दूसरी बात बोला है मास सबका सेम है, रेडियस आर है, तो आपको इस एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है सिस्टम का। और यहाँ पर हिंदी में बात करें, 3 समरूप गोलीय शीट, शीट जो वर्ड है यहाँ पर गोली, खोखला गोला यहाँ पर होगा, है ना, शीट नहीं है, खोखला गोला है, खोखला गोला। तो खोखले गोले हैं बेसिकली 3, आपको इस एक्सिस के अबाउट इनका क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ध्यान से समझिए, तो खोखले गोले का अगर मैं इस गोले को नंबर 1 बोलता हूँ, इस गोले को नंबर 2 बोल देता हूँ, इस गोले को नंबर 3 बोल देता हूँ, तो यहाँ पर जो आपको आई नेट फाइंड आउट करना है, उस आई नेट में नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और ये बात तय है कि 2 और 3 जो गोले हैं, 2 और 3 जो स्फेयर है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ सर, आप लिख सकते हैं I1 प्लस 2I2, मतलब I1 I2 और I3 क्या है, इक्वल है, I2 और I3 इक्वल है, और I2 और I3 इक्वल है। और ये कितने हैं आप ध्यान समझे तो यहाँ पर लग जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस एक्सिस के अबाउट इसका होगा 2/3, और ये डिस्टेंस कितनी r, तो 2/3 mr² प्लस mr², तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5/3 mr²। तो दोनों का कितना हो गया, 5/3 और I1 तो हमें पता है 2/3 होता है, तो 2/3 mr² प्लस 5/2 इंटू 5/3 mr²। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो गया, 2 + 10 12/3 mr², 12/3 mr², तो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 4 mr²। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने देखा होगा सवाल, बेसिकली सवाल जो है ध्यान समझिए, फॉर्म अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of remaining part of the disk about the perpendicular axis passing through the center? द्रव्यमान m तथा r त्रिज्या की किसी डिस्क से r व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी नियमित डिस्क के केंद्र से गुजरे, डिस्क के शेष भाग का डिस्क के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो आप ध्यान समझिए, नीट में बेसिकली पूछा हुआ सवाल है और स्टैंडर्ड सवाल है, जिस कैविटी वाला सवाल यहाँ पर है। कैविटी वाले सवाल को एक बार समझिए किस तरह सवाल करते हैं और सवाल में क्या पूछा होता है, कैसे सवाल को करना होता है। देखिए बेसिकली आपके पास एक डिस्क है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एक डिस्क है, इस डिस्क का मास जो है m है और इसकी रेडियस कितनी है, r है, ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अगर ये डिस्क पूरी कंप्लीट होती तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं यहाँ पर लिखूँ I,
ऑफ फुल डिस्क, मतलब जब कोई कैविटी कट नहीं की गई है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर, ये होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। आप सब लोग जानते हैं कि एम मास की रेडियस, एम मास का और आर रेडियस और डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होने वाला है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। अब यहाँ पर एक कैविटी कट गई है जिसका डायमीटर आर है और सेंटर से पास होती है उस रिम, दैट मीन्स कैविटी कुछ इस तरह से कट की गई है। दैट मीन्स अब जो डिस्क है आपके पास वो ये है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है आपका कैविटी। और आप समझ पा रहे हैं जो कैविटी है वो भी क्या होगी, कैविटी का शेप भी कैसा होगा, डिस्क ही होगा। कैविटी का शेप कैसा होगा, डिस्क, क्योंकि यहाँ से जो पार्ट निकला वो क्या निकलेगा, डिस्क ही निकलेगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए कोई नया फॉर्मूला अपन को नहीं लगाना है। दैट मीन्स एक बात समझनी है कि हमें जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, फुल डिस्क में से इस कैविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हटा देना है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ से हट चुका है। या तो इसकी डेंसिटी को नेगेटिव ले लो, अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा कंसिडर करो तो इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा, क्यों, क्योंकि पार्ट हट चुका है। तो इस पार्ट को हट चुका है तो इसका मास को हम यहाँ से हटाएंगे, तो मास को माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पार्ट यहाँ नहीं है, मास को हम यहाँ से हटाएंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर उस मास को हटा देते हैं। तो यहाँ पर नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई नेट बेसिकली होगा आई फुल डिस्क और यहाँ पर आई कैविटी, मतलब कैविटी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वहाँ से हटा देंगे, या सिग्मा डेंसिटी माइनस लिख देंगे, या मास को नेगेटिव लिख देंगे। इन सबका लॉजिक ये है कि पूरे पार्ट में से इस पार्ट को हटाना है। अब ध्यान से देखिए, तो फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमें मालूम ही है कि सर वो तो एम आर स्क्वायर बाई टू है, वो तो एम आर स्क्वायर बाई टू ही रहेगा। बट कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा, अब कैविटी के मास की अगर बात करें, कैविटी का जो मास है, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है सर, इसका डायमीटर आर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर बाई टू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर मास है, अगर आप ध्यान समझो तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा सिग्मा इज इक्वल टू मास इंटू अपॉन एरिया। क्यों यूज होगा, क्योंकि मास जो है सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क है तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया पे। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। तो आप ध्यान से देखें, सिग्मा तो कॉन्स्टेंट है, तो मास किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया। और एरिया जो है डिस्क का एरिया क्या हम सब लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा मास। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस अगर आर बाई टू है कैविटी की, तो उसका टोटल मास कितना हो जाएगा, एम बाई फोर हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान समझिए, तो ये मास जो होगा कैविटी का मास ऑफ कैविटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मास ऑफ कैविटी ये हो जाएगा बेसिकली टोटल मास का 4 टाइम 1/4 टाइम एम बाई फोर। तो बस अपन को यहाँ पर वो सॉल्व करके लिख लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस एक्सिस के अबाउट इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा इस कैविटी के लिए। कैविटी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लगेगा, आई डैश इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या एम आर स्क्वायर बाई टू ही होगा। एम आर स्क्वायर बाई टू में ध्यान रखने वाली बात है कि कैविटी का मास एम बाई फोर, रेडियस कितना सर, रेडियस आर बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन जो यहाँ पर आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे अपॉन टू। क्यों अपॉन टू लिख रहे हैं, क्योंकि कैविटी का भी सेंटर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सेंटर मास के अबाउट वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस साथ में यहाँ पर आप लिखेंगे एम डी स्क्वायर। पर मास कितना लिखना है, जो कैविटी का मास है एम बाई फोर, डी कितना है सर, डी है आर बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाली जो एक्सेस है इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, ये क्या डी आर बाई टू है। यस सर, इसको बस यहाँ पर सोल्व कर लें। तो देखिए आपके पास फाइनली जो होगा वो क्या होगा सर, ये होगा एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ पर आप ध्यान समझे तो एम बाई फोर और ये फोर, फोर फोर कितना हो गया सर, ये हो गया 4 इंटू फोर 16 और नीचे 2 ऑलरेडी 32, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन 32 प्लस ये हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया बेसिकली 16। बस अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। 32 एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ हो गया 16 एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 2 एम आर स्क्वायर। पर ये 2 जो है अंदर माइनस जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन साइन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइन माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 3 कितना हो गया 13। तो 13 एम आर स्क्वायर बाई 32 दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो जो ऑप्शन 2 में है, तो देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है। तो इस तरह से कैविटी वाले सवाल को सोल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात बस इसमें होती है कि आपको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होता है। जब कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख रहे होंगे तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए सवाल। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को फिर से पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए सवाल में क्या बोला, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के, देन एम आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ के डैश इज। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के वृत्तीय छल्ले में से 90 डिग्री सेक्टर के संगत एक चाप हटा दिया जाता है, बचे हुए भाग का उस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर के का गुना है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान समझिए सवाल क्या है। यहाँ पर अपन समझते हैं कि हमारे पास जैसे कि सपोज करो एक रिंग थी, उस रिंग में से क्या किया 90 डिग्री भाग क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिंग का जो है ये 90 डिग्री वाला भाग क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब 1/4 पार्ट रिंग का हटा दिया, है ना। तो अब आपको बोला है कि अगर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, अगर वो के है, क्या है, एम आर स्क्वायर जो है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सब लोग जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट, अगर ये पूरी रिंग होती तो इस एक्सिस के अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या, वो एम आर स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हैं। अगर पूरी रिंग है, अगर वो के है, तो अब रिमेनिंग पार्ट जो बचा रिंग का, इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के की टर्म में कितने टाइम्स होगा। दैट मीन्स आप ध्यान समझो, तो हमारे पास यहाँ पर अब कितने पार्ट बचा, ये 3/4 पार्ट बचा रिंग का। तो आप ध्यान समझो, तो पूरा जो रिंग का मास था एम था, अब इस वाले पार्ट का मास होगा क्या, इस वाले पार्ट का मास m/4 होगा, यस सर। इस वाले पार्ट का मास क्या m/4 होगा, यस सर। और इस वाले पार्ट का भी मास कितना होगा, m/4 होगा। दैट मीन्स आप ध्यान समझो, तो आपके पास 3 आर्क्स हैं जिनका मास m/4 है, रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, वो आर्क जो है उसका मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है। इसका मास m है और इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस कितनी है, r है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, कमाल की बात है, वही होता है जो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, मतलब r का भी वही होगा। क्यों, क्योंकि सारा मास जो है r डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा। तो अगर आपके पास कोई m मास की एक आर्क है, उसकी रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर ही होता है। तो अब आप ध्यान समझो, तो यहाँ पर आपके पास 3 आर्क है, 3 आर्क का मास कितना है m/4, तो आई जो डैश होगा वो क्या होगा 3 इंटू क्या m/4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि मास कितना है सबका m/4 और रेडियस कितनी है r, m/4 आर स्क्वायर, m/4 आर स्क्वायर। तो तीनों का सेम होगा, तो 3 m/4 आर स्क्वायर, तो आई डैश विल बी क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर क्या है, क्वेश्चन में गिवन है के, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 ऑफ के। दैट मीन्स जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के था उसका कितना हो गया, 3/4 हो गया, दैट मीन्स 0.75% रह गया। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन जो होगा 2, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर से स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। बेसिकली सवाल में आपको रेडियस ऑफ जायरेशन से रिलेटेड सवाल है। रेडियस ऑफ जायरेशन में आप क्या करते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी को एम के स्क्वायर, मतलब किसी भी रिजिड बॉडी का कंपेरिजन किससे करते हैं, एम के स्क्वायर से। तो जिसमें के जो टर्म होती है, उस के टर्म को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। बेसिकली की कॉन्सेप्ट है सवाल का। अब आपको बोला यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायमीटर के अबाउट से पास हो रही है, उसके अबाउट आपको बताना है रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो बताना है। तो आप ध्यान समझे, तो रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो जो हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो सेंटर के अबाउट। देखिए सेंटर के अबाउट जो होगा क्या, वो एम के स्क्वायर को हम इक्वल करेंगे, एम के 1 स्क्वायर बोल देता हूँ, वो इसको किसके इक्वल करेंगे सर, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से K1 की जो वैल्यू आ गई, K1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, r/√2 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। जबकि एक्सिस जो डायमीटर से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है वो कितना होता है, mr²/4। आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्क है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये डिस्क है तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। जबकि अगर ये डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है तो mr²/4 होता है। ये आपको एज ए स्टैंडर्ड मालूम होना चाहिए। बाकी तो अब क्या करना है, यहाँ से अपन को K2 निकालना है। तो K2 आप समझ पा रहे हैं कितना हो जाएगा सर, ये r/2 हो जाएगा। बस हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका रेशियो पूछा है ना, यहाँ पर बेसिकली 2 होगा, रूट तो वहाँ ऊपर होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा। तो इक्वेशन नंबर 2, अब इनका रेशियो फाइंड आउट कर लें। तो K1/K2 विल बी r/√2 अपॉन r/2। r से r कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, √2 नीचे, तो ये जाएगा √2/1। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल।
ऑलराइट, अगेन ये नीट 2023 में पूछा हुआ सवाल रेडियस ऑफ जायरेशन पे बेस्ड। तो रेडियस ऑफ जायरेशन से डरे नहीं, उसको समझे कि रेडियस ऑफ जायरेशन कोई नया टॉपिक नहीं है, बेसिकली सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है एम के स्क्वायर से। किससे कंपैरिजन करना है? एम के स्क्वायर से। तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा, नीट 2023 में पूछा हुआ सवाल। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius are about its own axis, and radius of gyration of thin hollow sphere सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस, है ना। एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। राइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 होता है। तो mk1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ से अगर अपन ध्यान समझे तो k1 हमारे पास कितना आ गया सर? आ गया √2/5, और ये हो गया बेसिकली r। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, r बाहर आ जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें mk2 स्क्वायर, जो हमें कंपेयर करना है किससे? होलो स्फीयर से, थिन होलो स्फीयर, तो mr स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया सर? ये हो गया k2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/3r। बस हमें क्या करना है? इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान समझे तो k1 अपॉन k2 दैट विल बी अंडर रूट में 2/5 अपॉन अंडर रूट में 2/3, और r से तो r कैंसिल आउट हो ही जाना है, या r से r कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये जो हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे, √3/5। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए सवाल यहाँ पर बोनस हुआ था। तो इस सवाल का सही आंसर है √3 रेशो √3/5। ठीक है, ये सवाल नीट में बोनस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं कि बने। तो √3 रेशो √5 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ऑलराइट, फिर से स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। अगेन स्टैंडर्ड सवाल, इस तरह के सवाल आपने किए होंगे। बेसिकली इसमें रॉप वाउंड बाय हॉलो सिलेंडर, मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर रॉप पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। बेसिकली एक सिलेंड्रिकल आपके पास शेप है, उस पर एक थ्रेड को रॉप किया गया है और आपसे पूछा है, मतलब इस तरह की कहानी से समझिए कि एक आपके पास सिलेंड्रिकल होलो सिलेंडर है, इसके ऊपर एक रस्सी को बांधे हुआ है और यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं। एफ की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 न्यूटन गिवन है। तो आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। जब आप इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इस तरह के सवालों को करने का बेसिक जो फंडामेंटल होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आर एफ साइन थीटा। टॉर्क को लिखने के दो तरीके, और एक टॉर्क लिखा जाता है आई अल्फा। तो दोनों तरह से टॉर्क को लिख के हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिक से सवाल होते हैं। तो आप ध्यान समझिए, तो आर कितना है यहाँ पर? रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ना भूलें, और यहाँ पर आपको गिवन है 30। तो रेडियस कितना? ये रेडियस आपका हो गया 40, और फोर्स आर और एफ के बीच में एंगल कितना देख पा रहे हैं? 90 डिग्री देख पा रहे हैं। तो साइन थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बेसिकली 12। अब दूसरी बात, आई अल्फा। आई अल्फा क्या होगा सर? आई अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन बोला होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एम कितना सर? 3, और रेडियस गिवन है 40 अपॉन 100, इसको स्क्वायर कर दो क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, इंटू अल्फा। तो आप ध्यान समझो, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास क्या आ गया? 12 अपॉन 100, 12 अपॉन 100 अल्फा। और इसकी वैल्यू कितनी है सर? ये वैल्यू भी 12, और यहाँ पर 12 इन एक साथ में एक 4 और भी होगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा विल बी 100/4, 100/4 दैट मीन्स 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिक सा सवाल था, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। फिर से स्क्रीन को पॉज करके बार ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। बेसिकली सवाल बहुत आसान सा सवाल है। आपको मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ द फोर्स का मतलब भी टॉर्क ही होता है, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। तो बेसिकली बला गुण टॉर्क पूछा हुआ है आपसे। तो टॉर्क निकालने के लिए बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, वेक्टर का सवाल, जिसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अब सवाल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट, जबकि फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है? इस पॉइंट पर लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा, क्या आर वेक्टर ये होगा बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर। आपको किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। जनरली अपन ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन में किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो आर वेक्टर विल बी, ध्यान समझो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा 2 - 2 आई कैप, प्लस यहाँ पर कितना है सर? ये 0 माइनस ऑफ -2 जे कैप,
है ना। ध्यान समझे, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होता है उसको हम क्या मान रहे हैं, इनिशियल, और जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है वो फाइनल होगा। दैट मीन्स आर वेक्टर जो लिखा जाता है, आर वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे थे उसको हम इनिशियल मानते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, इनिशियल होगा, ये बात ध्यान रखना। और आर वेक्टर होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल प्लस। अब इसमें आप ध्यान समझिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट कितना गिवन है सर, गिवन है -3 माइनस ऑफ कितना, -2 के कैप। तो आपके पास आर वेक्टर जो यहाँ पर आ जाना है वो कितना आ जाना है, 0 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप, और ये कितना हो जाना है सर, ये 3 -3 + 2 तो माइनस के कैप। तो आपके पास आर वेक्टर ये आ गया। एफ वेक्टर आपको गिवन है, तो टॉर्क निकालने के लिए आर क्रॉस एफ में आप डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले आर वेक्टर देखेंगे, आर वेक्टर कितना, 0 2 -1, फिर देखेंगे आप एफ कितना है, 4 5 और कितना -6। बस अब क्या करना है, आई कैप के साथ किसको लिखना है, आई कैप के साथ लिखना है सर हमें 2 -1 और यहाँ पर लिखना है 5 -6 को, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे जे कैप को, जे कैप के साथ क्या लिखेंगे सर, जे कैप के साथ लिखेंगे 0 -1 और ये लिखेंगे 4 -6। जबकि के कैप के साथ जो लिखना है, के कैप के साथ के कैप वाले कॉलम और के कैप वाली रो के अलावा 0 2 4 5 0 2 4 5। बस अब क्या करना है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और बीच में साइन माइनस आएगा। तो आप ध्यान समझो, तो यहाँ पर मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। आई के ये कितना हो जाएगा, -12 और माइनस ऑफ माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5। तो आप ध्यान से समझे, तो -12 + 5 कितना हो जाएगा, -7 आई कैप। तो -7 आई कैप, दैट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, -7 आई कैप, और यहाँ पर माइनस जे कैप है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ -4, माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पर आगे माइनस होने से -4 जे कैप। तो -7 आई कैप -4 जे कैप, आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ऑल दो अपन फिर भी पूरा सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो के कैप के साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 8, तो ये हो जाएगा -8 के कैप। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन को राइट टिक करें। ऑलराइट, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए सवाल को एक बार। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बोला है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 cm इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन इज। बेसिकली आपसे यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करना है 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद। 4 cm त्रिज्या और 2 किलोग्राम का द्रव्यमान एक ठोस बेलन अपने अक्ष के विपरीत 3 rpm की दर से घूर्णन कर रहा है, ये आपको गिवन है। 2 पाई परिक्रमण करने के पश्चात, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 पाई परिक्रमण के बाद आपसे आवश्यक बलागुण पूछा हुआ है। तो बेसिकली बलागुण जो है, इस स्थिति में हमें बलागुण निकालना है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, ठीक। और सवाल में बेसिकली हमें बोला है सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस बेलन बोला है, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण जो होता है, यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ आई, और ठोस बेलन का जो होता है वो क्या होता है, mr²/2 होता है, ठीक। m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2। रेडियस जो गिवन है, रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, ओके, तो 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 4/100 इंटू 4/100, ठीक है। तो 10 टू द पावर नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी था, ठीक। तो mr²/2, उससे 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये आ गया 16 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपके पास किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। क्योंकि हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है। हमें बोला है कि रोकना है तो कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। जब भी रोकने की बात हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स की बात हो या रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में, जब भी रोकने की बात हो और एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्योंकि रोकने की बात हो रही है, तो फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी होगी, 0। इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी गिवन है, 3 rpm। क्या आरपीएम को चेंज कर सकते हैं, यस सर। 3 rpm को चेंज करेंगे तो 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए। आप सब लोग जानते हैं आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है। तो इससे कैंसिल आउट हो गया π/10 रेडियन पर सेकंड। तो आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू आ गई वो π/10 रेडियन पर सेकंड आ गई। बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो π² / 10 मतलब स्क्वायर 100। ऑब्वियसली रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रिटार्डिंग होगा तभी रुक पाएगा व्हील। तो अल्फा आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू चाहिए थीटा। थीटा कितना है, ध्यान समझने वाली बात अब इस सवाल की है
कि 2 पाई परिक्रमण, मतलब एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई रिवोल्यूशन में कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर समझने वाली है कि थीटा आपको जो चाहिए वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई इंटू 2 पाई। ये सवाल की खास बात है, यहाँ पर आपको थीटा जो पुट करना था वो कितना पुट करना था, 4 पाई स्क्वायर रेडियन। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब सवाल को सोल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें, 2 पाई रिवोल्यूशन में जो गड़बड़ होने के चांसेस है वो 4 पाई स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं। 4 पाई स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखना कितना आ रही, ये आ रही है सर 8 पाई स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/800। ये ऑब्वियस है कि ये रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन है, क्योंकि रोक रहा है। खैर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है टॉर्क का। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में वैल्यू पुट कर देता हूँ। आई की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू सर हमने कैलकुलेट कर ली 1/800 है, तो यहाँ से 1/800, तो ये हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ठीक, स्क्रीन को पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए सवाल को। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल, नीट 2020 में पूछा हुआ सवाल। बेसिकली सवाल में आपको क्या गिवन है, ओरिजिन पर जो फोर्स है वो कितना है, 3J कैप, और पोजीशन इज 2K कैप। मतलब पोजीशन और फोर्स गिवन, और आपसे क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है। आप ध्यान समझो तो आपसे बला गुण ज्ञात करना है, और आर एफ गिवन है, बहुत ही आसान सा सवाल। टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। मतलब आपको आर और एफ का क्या करना है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल। देखिए आर कितना है, ध्यान समझना, आर कितना सर 2K कैप, क्योंकि ये हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर, और एफ कितना गिवन है 3J कैप, क्रॉस 3J कैप। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6, और K क्रॉस J, K क्रॉस J हो जाएगा बेसिकली आई कैप बट नेगेटिव साइन के साथ, तो -6 आई कैप विल बी द फाइनल आंसर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि K क्रॉस J जो होगा ना वो क्या होगा सर, ये होगा -i कैप, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा, नीट 2022 में पूछा हुआ बहुत ही अच्छा सवाल, और अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जो रोड है उसका मास लेना भूल गए होंगे या फिर नहीं ध्यान रखा। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली इनकरेक्ट मैच करने वाला है ऑप्शंस में। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए कि मास ऑफ रोड आपको गिवन है तो उसको कंसिडर करना है। तो बेसिकली इस तरह के जो सवाल सॉल्व करते हैं उस सवालों में आपको क्या करना होता है, टॉर्क को बैलेंस करना होता है। दैट मीन्स ये समझिए कि सवाल जो है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड सवालों में जब बात होती है ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम में आप फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, पॉजिटिव एक्स वाले को नेगेटिव एक्स से, पॉजिटिव वाई वाले को नेगेटिव वाई से, पॉजिटिव जेड को नेगेटिव जेड से। बट बात करें इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आपको नेट टॉर्क क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालिए, नेट टॉर्क जो होगा वो कितना लिखना है, 0 लिखना है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। आपको क्वेश्चन बोला है कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो मतलब आपको यहाँ पर बैलेंस करना है टॉर्क को। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, आपका आंसर जो है उससे मास आपका कैलकुलेट करना है। ध्यान समझो, तो सवाल में बोला है यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, मास आपको गिवन है 500 ग्राम, is balanced on the wedge placed at the 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod of 20 centimeter, and another unknown mass small is suspended from the other rod. The rod at 160 centimeter mark is shown in the figure. Find the value of small m such that the rod is in equilibrium. मतलब ये जो m है, इस m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि जिसके लिए रॉड क्या हो, इक्विलिब्रियम पर हो। तो ध्यान समझिए, तो यहाँ पर आपको टॉर्क बैलेंस करने के लिए आपके पास जो पॉइंट्स है, अगर मैं उन पॉइंट्स को बोलूँ तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को ए बोलूँ, इस पॉइंट को बी बोलूँ, और इस पॉइंट को क्या बोलूँ, सी। और एक पॉइंट यहाँ पर और होगा जो सेंट्रो मास होगा, सेंट्रो मास जिसका रोड का सेंट्रो मास ऑफ रोड, तो इस पॉइंट को डी बोलूँ। तो आपके पास टॉर्क लिखने के जो तरीके हैं, या टॉर्क आप किन पॉइंट्स के अबाउट लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टॉर्क पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है, तो ए बी सी डी किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो, सबके अबाउट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और इक्विलिब्रियम पर तो कितना होगा, 0 होगा। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए। बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि बी पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा एन, उसकी वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन हो,
नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पर होगा उसकी वजह से टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस बात को समझिए कि बी पॉइंट पर टॉर्क लिखने का फायदा है। तो अपन इस पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिख रहे हैं, तो टॉर्क, नेट टॉर्क जो है इस सिस्टम का हमें क्या करना है, जीरो करना है, और जीरो करना है किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट होगा, तो नेट टॉर्क अपन को जीरो करना है किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट जीरो करना है। बी पॉइंट के अबाउट क्यों जीरो करना है, क्योंकि बी पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो बेसिकली अब इस सवाल में आपको ध्यान समझना है कि हमें टॉर्क लिखना है कौन कौन से। अच्छा, टॉर्क हमेशा फोर्स की वजह से लिखे जाते हैं। यहाँ पर कितने फोर्स हैं, एक तो इसका एम जी नीचे की तरफ कितना 20 न्यूटन, एक इधर नॉर्मल रिएक्शन, और एक सेंट्रोमास का जो एम ऑफ रोड इंटू जी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका एम जी नीचे की तरफ। तो बेसिकली कितने फोर्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 फोर्सेज इज देयर। इन चारों फोर्स की वजह से आपको टॉर्क लिखना है किस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट। तो आप लिखेंगे टॉर्क ऑफ ए, मतलब ए पॉइंट की वजह से, ए पॉइंट पर जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क एट पॉइंट बी एंड टॉर्क एट पॉइंट सी एंड टॉर्क ड्यू टू पॉइंट डी शुड बी इक्वल टू जीरो। इन सब का नेट सम मतलब वेक्टर सम आपको क्या करना है, जीरो करना है। टॉर्क लिखने के लिए हम डायरेक्शन लिखते हैं। टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ में आप डायरेक्शन यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, और उससे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए पॉइंट पर टॉर्क लिखना है। ए पॉइंट पर टॉर्क मतलब ए पॉइंट पर जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क लिखना है। तो आप ध्यान समझिए किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हैं, सर बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं। तो बी से ए की तरफ जो डायरेक्शन होगी ये इसके लिए आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आप ध्यान समझे, तो आर वेक्टर ये और एफ वेक्टर नीचे, तो टॉर्क किधर आएगा, इसका बाहर की तरफ आएगा। तो आप ध्यान समझे, तो 40 और 20 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 20 होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस लेनी हो कितनी लेनी, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं यूनिट इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब डिवाइड बाई 100 करूँगा सेंटीमीटर, वो 100 सब कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको नहीं भी लिखें तो चलेगा। तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं हो, इसलिए मैं उसको सेंटीमीटर में रहने देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आर कितना है, आर है बेसिकली 20 इंटू एफ कितना है, एम जी की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 20, और इसका टॉर्क जो है किधर की तरफ आ रहा था, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डॉट प्लस बी पॉइंट पर टॉर्क कितना होगा, जीरो। बी पॉइंट पर टॉर्क क्यों जा रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकलना है, तो आर जीरो है, इसलिए वैसे ये जीरो हो गया। सी पॉइंट कौन सा है सर, सी पॉइंट ये एम जी वाला है। तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 से 160 के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर होगा, यस सर 120 सेंटीमीटर। और इसका जो टॉर्क आने वाला है किधर की तरफ आने वाला है, अंदर की तरफ। तो क्या लिखेंगे 120 इंटू एम इंटू 10 एम जी, और अंदर की तरफ क्रॉस, और लास्ट में डी पॉइंट जो है रोड के सेंट्रो मास की वजह से टॉर्क लिखना है। रोड का सेंट्रो मास यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, क्या है डिस्टेंस, रोड टोटल लेंथ कितनी गिवन है, 200 सेंटीमीटर गिवन है। तो 40 से 100 के बीच की डिस्टेंस ये कितनी हो जानी, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि रोड का सेंट्रो मास जो होगा इस पॉइंट की पोजीशन जो होगी 100 सेंटीमीटर होगी। 200 मीटर की रोड है, तो 100 मीटर पर उसका सेंट्रो मास होगा। तो 40 से 100 के बीच की डिस्टेंस जो होगी 60 होगी। तो अपने लिए जो डिस्टेंस यहाँ पर काम की वो कितनी, 60 इंटू फोर्स कितना है, एम जी। मास ऑफ द रोड 500 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना ना बोले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 kg। तो मास ऑफ रोड कितना 1/2 kg इंटू जी, एम जी। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इसकी डायरेक्शन किस तरह की तरफ आने वाली है, इसकी डायरेक्शन फिर से किधर की तरफ आने वाली है सर, अंदर की तरफ आने वाली। ठीक है, आप ध्यान समझे, तो इस तरह से अंदर की तरफ मतलब क्रॉस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब ध्यान समझो, तो ये 400 हो गया और ये कितना हो गया 300। ये डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये 400 माइनस 300, 100, और उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन एक क्रॉस एक पॉजिटिव है, तो इसको अपन इस तरह से लिखते हैं 1200 एम इज इक्वल टू 100। तो एम इज इक्वल टू 1/12 kg। अब ध्यान समझिए, दोबारा से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, मास जो है 1/12 kg है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। दोबारा से रिपीट कर दो, ये 400 डॉट है और ये 300 क्रॉस है। 300 क्या है, क्रॉस, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना होगा 100 डॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, 100 क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस से क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास m की वैल्यू कितनी जानी, 1/12 के जानी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, फर्स्ट ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए।
ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बोला सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस इन फ्री स्पेस, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी वुड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्फीयर। मतलब आपको क्वेश्चन बोला है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज, मतलब आर को इंक्रीज कर रहे हैं, किसको, मास को सेम रख के, तो आपको बताना है कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप ध्यान समझो तो आई के अंदर क्या होता है, मास इंटू रेडियस। सॉलिड स्फीयर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर होगा, तो उसमें रेडियस है, तो रेडियस अगर चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, तो इसलिए आंसर आपको बोला कांस्टेंट पूछा, तो ये कांस्टेंट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अपन बात कर चुके हैं 2/5 mr स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर में मास कांस्टेंट है पर रेडियस चेंज हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, इसलिए कांस्टेंट नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ओमेगा विल बी वी अपॉन आर होता है, इसमें रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आप क्या चेंज कर रहे हो, रेडियस चेंज कर रहे हो, मास क्या सेम है, तो आप ध्यान समझो तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा, क्योंकि सिस्टम पर नो एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है ऑन सिस्टम इज 0, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जिसे अपन बोलते हैं। रेडियस चेंज करेंगे तो सिर्फ वहां पर क्या होगा, ओमेगा चेंज होगा, क्योंकि आई चेंज हो रहा था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए सवाल जो है, मास मूव्स इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन with velocity v naught at the radius r naught. The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane as shown in the figure. The tension in the string is increased gradually and the finally small m moves in the circle of radius r naught by 2. The final value of the kinetic energy is, बेसिकली सवाल में हमें काइनेटिक एनर्जी बता रही, तो आप ध्यान समझो तो इसमें आप रेडियस को चेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक से सवाल है और ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए जब भी रोटेशन का सवाल हो। और रोटेशनल के सवाल में आप ध्यान समझिए कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हो, नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क। अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो फिर वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या कॉन्सेप्ट लगना वाला है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेशनल का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, आप ध्यान समझिए तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रेडियस को चेंज कर रहे हैं, मतलब टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस को डिक्रीज कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन बोला है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, बस आप जिससे थ्रेड की उससे लेंथ चेंज हो रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रेडियस को कम कर रहे हैं, है ना। रेडियस को अगर कम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इसके मतलब ये कि एल कांस्टेंट होगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सिंगल पार्टिकल का जो होता है एम आर स्क्वायर होता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आर स्क्वायर के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब बेसिकली सवाल बहुत आसान सा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी को लिखना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बस आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल सिचुएशन, अगर मैं उसको के मान लो, काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल सिचुएशन जब रेडियस r/2 हो गया और r0/2 बाद में चेंज हो गया, तो r2 अपॉन r1 अपॉन r0 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से समझो तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो आ गई फाइनल ke2, ये आ जाएगी कितनी, r0 स्क्वायर से r0 स्क्वायर, ये 1/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ke हो जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मास गिवन है m, स्पीड गिवन है v0 का स्क्वायर। तो बस अब क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर देना है, तो 2m v0 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, 2m v0 स्क्वायर इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए बेसिकली सवाल में आपको क्या बोल रहा है, सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सॉलिड स्फीयर के केस में। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी इस तरह के सवाल होते हैं उनमें ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो हाफ mv स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा आपको पता रखना है कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके लिए एक्सप्रेशन जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन r² होता है। ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन कैसे आता है मैं आपको बता दूं। ये काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसलेटरी वो हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों इस तरह का एक्सप्रेशन आया देखिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है बेसिकली एम के स्क्वायर, क्योंकि आई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म में अगर लिखना है तो एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर लिखेंगे तो यहाँ से वी अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान समझे तो हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आ जाती है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाती है। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करके हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस तरह से यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा। बस अब सिंपल सा सवाल है, आपको रेशियो निकालना है। तो आप ध्यान समझिए, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी ट्रांसलेटरी और काइनेटिक एनर्जी कौन सी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल, मतलब टोटल एनर्जी की यहाँ पर बात कर रहा है। आप ध्यान समझो तो रेशियो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बात हो रही सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये होती है सर 2/5। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू लिखना बहुत ही आसान से, जो भी एम आर स्क्वायर का मल्टीपल होता है, जैसे कि आप रिंग की बात करें तो 1, डिस्क की बात करें तो 1/2, सॉलिड स्फेयर की बात करें 2/5, होलो स्फेयर की बात करें 2/3। इस तरह से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्टली, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2/5, क्योंकि सॉलिड स्फेयर की बात है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7/5। ये 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 5/7 विल बी द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। देखिए सवाल में क्या बोला है, 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है, 2 डिस्क है। आगे बोला है अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब जो सेंटर से पास होती है और वो उनके परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, उसके अबाउट जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 गिवन है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस कोइंसाइडिंग ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब कहने का मतलब ये कि आपके पास, सवाल को इस तरह से समझते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 डिस्क है। बेसिकली यहाँ पर मैं सिचुएशन बनाता हूँ कि इस तरह से एक डिस्क है, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको इस तरह से ओमेगा 1 से रोटेट कर रहे हैं, और एक दूसरी डिस्क है जिसको हम ओमेगा 2 से रोटेट कर रहे हैं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है, आई और आई। ये इनिशियल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। अब क्या कर रहे हैं कि इन दोनों डिस्क को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक ही एक्सिस पर ले आते हैं, मतलब दोनों को क्या करते हैं, एक साथ ले आते हैं। एक साथ लाने पर जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो हमसे कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पर हमें चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस कैलकुलेट करना है, तो लॉस क्या होगा, बेसिकली लॉस होगा इनिशियल माइनस फाइनल। अगर चेंज पूछा जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, बट लॉस पूछा जा रहा है तो इसका मतलब इनिशियल ज़्यादा होगा फाइनल कम होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है। तो आप ध्यान समझो, तो यहाँ पर आपको निकालना है लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये बात ध्यान रखना है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम। तो आप ध्यान समझो, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दोनों का सेम है, तो इसका लिखेंगे हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ध्यान समझो, तो इसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो कितनी होने वाली है, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, इसकी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, माइनस, अब जो सिस्टम है वो एक साथ मूव कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड में, मान लेता हूँ कि ये ओमेगा डैश से रोटेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर अब सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई प्लस आई, कितना हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर।
अब हमें जो चाहिए यहाँ पर ओमेगा डैश चाहिए, और ओमेगा डैश निकालना बहुत ही आसान सी बात है कि यहाँ पर हम लगा देंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे? क्योंकि इनको धीरे से एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, और रख दिया तो यहाँ पर इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम I1 ओमेगा 1, इसका कितना होगा I2 ओमेगा 2, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली हैं, दोनों का एंगुलर मोमेंटम है और दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश हमें चाहिए, I1 I2 दोनों के लिए सेम है, तो ओमेगा डैश विल भी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बेसिकली आई कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन यहाँ पर कितना 2i, तो ये हो जाएगा 2। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आई इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर कितना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान समझे, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, और यहाँ से जो है ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस, प्लस की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस अंदर ट्रेवल करेगा, माइनस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर 1/2 की जगह 1/4 होगा, क्योंकि 1/4 मल्टीप्लाई में, और ये 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो यहाँ पर टर्म हो जाएगी माइनस 1/4 आई ओमेगा 1 ओमेगा 2, और आगे क्या आ जाएगा 2 और आ जाएगा, क्योंकि 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ध्यान समझे, तो यहाँ पर इस टर्म्स में से अपन कॉमन ले सकते हैं 1/4 आई और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का ये होल स्क्वायर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि 1/2 में से 1/4 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, ये भी 1/4 बचेगा। तो आप ध्यान समझो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/4 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आप ध्यान समझे, तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके फिर से ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। बेसिकली सवाल में बोला है आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला सॉलिड स्फीयर है, दूसरा थिन सर्कुलर डिस्क है, और तीसरा है सर्कुलर रिंग। ईच हैव द सेम मास, मतलब सबका मास सेम है, रेडियस आर है सबका, दे आर ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड सेम है। तो सबको रेस्ट पर लाने के लिए जो वर्क डन है वो कौन सा सबसे ज़्यादा वर्क डन किसके लिए करना होगा? तो आप ध्यान समझिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क पावर एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। वहाँ पर जो डेल्टा के होती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, बट सवाल जो है बिल्कुल वैसा ही है, बस हमें रोटेशनल में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए वेरिएबल्स जो है एंगुलर वेरिएबल्स ले लेना है। दैट मीन्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई कौन सी हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस। तो आप ध्यान से समझें, तो वर्क डन बाय ऑल टॉर्क जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सवाल का, वर्क डन बाय ऑल टॉर्क शुड बी इक्वल टू डेल्टा के ई, और डेल्टा के ई कौन सी लिखनी है सर, डेल्टा के ई लिखनी है यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप ध्यान समझो, तो इनिशियल के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो सभी केसेस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि सभी को रोकना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन लिख सकते हैं, और उसको के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की टर्म में जो लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/2 mv स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बस अब ध्यान समझना है कि आपको रेस्ट पर लाने के लिए जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए वर्क डन सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए वर्क डन कम करो। माइनस साइन तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि आपने वर्क डन किया, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है। बाकी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो वर्क डन का, तो आप ध्यान समझो, तो वर्क डन जो है किसके प्रोपोर्शनल है सर, वर्क डन प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की।
तो अपन बात करें सॉलिड स्फेयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू थी 2/5, दैट मीन्स ये होगी 0.4। दूसरा सर्कुलर डिस्क के लिए 1/2, दैट मीन्स 0.5, और इसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होती। तो रिंग के लिए सबसे ज़्यादा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, इसलिए रिंग को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद करना पड़ेगा सॉलिड उसके लिए सर्कुलर डिस्क के लिए, और सबसे कम वर्क डन करना पड़ेगा सॉलिड स्फेयर के लिए। तो इसलिए आंसर जो होगा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए एक बार। ओके आपने ट्राई किया होगा। सवाल में बेसिकली आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर रोलिंग हो रही है मतलब कंबाइंड ट्रांसलेटिव प्लस रोटेशनल मोशन है। तो दैट मीन्स जो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, रोकने की बात हो रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के में फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डेल्टा के। तो के फाइनल कितना हो जाएगा सर, के फाइनल तो हो जाएगा 0, क्योंकि रोकने की बात हो रही है। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं, सिंपली क्या लिख सकते हैं सर, हाफ mv² 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटिव भी और रोटेशनल भी, तो इसलिए हाफ mv² 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। देखिए मैं सोल्व कर देता हूँ। माइनस साइन का मैग्नीट्यूड अपन को कैलकुलेट करना है, तो माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव में गिवन है। तो मास कितना गिवन है 100 v², वी कितना गिवन है सर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2, ये तो हो गया आपके पास स्पीड, हाफ mv² 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जो आपको शेप गिवन है वो क्या गिवन है, आपको गिवन है डिस्क गिवन है। तो ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए 1/2 होती है। अब ध्यान समझो, तो यहाँ से 2 पॉइंट से 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली हो जाएगा 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट विल बी 3 जूल। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को राइट टिक करिए। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने सवाल ट्राई किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान समझिए कि जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट, तो इन चीज़ को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि हमें पूछा क्या है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। इस बात को ध्यान रखिए कि आपको करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो इसलिए आंसर नहीं होगा। सेकंड, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफ एल इज इक्वल टू क्या होता है सर, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही है, इसलिए ये सही मतलब अपना आंसर नहीं होगा। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, पर हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करने इसलिए आंसर नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप सब लोग जानते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए। ऑलराइट, आपने ट्राई किया होगा। बेसिकली सवाल बोल रहा है, डिस्क एंड द स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस एंड डिफरेंट मासेस रोल ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ, व्हिच वन ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। मतलब कौन पहले पहुंचने वाला है। तो जब भी इंक्लाइन की बात हो, इंक्लाइन पर नीचे आने की बात हो, और आफ्टर से टाइम की बात हो रही है, तो इंक्लाइन पर टाइम की बात जब भी होगी, तो इंक्लाइन पर टाइम के लिए रिलेशन जो होता है t इज इक्वल टू 1/sin थीटा अंडर रूट में 2h/g। सिंपली अगर अपन इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं और कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग होता हुआ नीचे आ रहा है, तो अंडर रूट 2h/g, बट जब वो रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, प्योर रोलिंग होती है, यहाँ पर 1/k² एक और फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी आप इंक्लाइन के लिए, स्लाइडिंग के लिए अगर समझे तो 1/sin थीटा अंडर रूट 2h/g होता है। तो ये दोनों बात हमें मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर टाइम की बात करें, कौन पहले आएगा, मतलब जिसका टाइम कम होगा। अब टाइम किसके लिए कम होगा, टाइम की वैल्यू डिपेंड करी k² पे, बाकी और फैक्टर तो सेम है। तो k² सॉलिड स्फीयर के लिए, डिस्क के लिए k² की जो वैल्यू होगी, क्या k² की वैल्यू डिस्क के लिए 1/2 होगी, दैट इज इक्वल टू 0.5। और स्फीयर के लिए जब कुछ नहीं गिवन है, तो सॉलिड स्फीयर हम कंसीडर करते हैं, तो कितना होगा 2/5, दैट मीन्स 0.4। अब आप समझे कि k² की वैल्यू किसके लिए कम है, सॉलिड स्फीयर के लिए, दोनों में से। ठीक, दोनों में से किसके लिए कम है, तो इसको टाइम कम लगेगा तो पहले ये पहुंचेगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर, सेकंड ऑप्शन को राइट टिक करें। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। सेंटर मास और रोटेशनल मोशन में आपने कनेक्ट किया होगा टॉपिक्स को और रिवाइज किया होगा। तो इसी तरह से बनी रही है मोशन के नीट चैनल के साथ, एंड
लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।